नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं आपके साथ कमल कौशिक। बड़ी खबर में आज की सबसे अहम खबर की हम इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। बात है हिसार में बीजेपी की अहम बैठक की। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई है। बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से बैठक की अध्यक्षता की गई। मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी मंथन हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी ये भी है कि निकाय चुनाव भी है, राज्यसभा के चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी जरूर मंथन हुआ होगा। बिल्कुल, तो निकाय चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई, मंथन किया गया। हिसार में 2 दिवसीय ये कार्यक्रम बीजेपी के आयोजित किए गए हैं, जिसमें राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई है। सीएम पहुंचे, कई सांसद और पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। और ये भी आपको बता दें कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में ये बैठक हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर अब तक सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है मीटिंग की, जब अंदर मीटिंग हो रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख सकते हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ा मंथन होगा। इसको लेकर पहली जानकारी सामने आ चुकी थी और आज जरूर मंथन हुआ भी होगा। इसके बाद एक और बड़ी बैठक भी होने जा रही है। बिल्कुल कमल, तो एक और बैठक होने वाली है। कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारी के लिहाज से बात करेंगे। बाकी तमाम दलों से आगे है। राज्यसभा को लेकर भी जल्द ही नाम फाइनल कर लिया जाएगा, पैनल फाइनल किया जाएगा, जो कि जाहिर है हाईकमान के पास भेजा जाएगा और वहां से फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी इस बार राज्यसभा में किसे भेजने की कोशिश की। और इसके साथ ही ज्योति, कल का अहम दिन है, रविवार का दिन राजनीति के नाम रहने वाला हरियाणा की, क्योंकि कल बड़ी रैलियां भी हैं। अपनी अपनी रैलियों में बड़ी बातें, बड़ी घोषणाएं या फिर यूं कह लें कि बड़े दावे करते राजनीतिक पार्टी के नेता नजर आएंगे, खासकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, कल रैलियों का रविवार रहेगा। सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली सिरसा में रहेगी, तो आम आदमी पार्टी की भी अहम रैली होने वाली है। कांग्रेस की ओर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं बैठक के बाद ओपी धनखड़ का क्या कुछ कहना है, सीधे आपको सुनवाते हैं। उनके लाभ से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है और उसी को मापते हुए उसको फिर जो है उसका फीडबैक मैकेनिज्म रहता है। ऊपर तक सब जानकारी आती है, जिन चीजों को हमने तय किया है वो किस प्रकार से पहुंचे। आप पार्टी की क्या संभावनाएं देखते हैं? आप उसकी कोई चुनौती है आपके लिए? आए हैं आम आदमी पार्टी की कोई चुनौती स्वीकार करते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ होंगे, कहीं दिखेंगे, कहीं कैंडिडेटों की भी जहां तक बात है, मेरे पास तो बात नहीं आ रही कि ढूंढते फिर रहे हैं, इस पार्टी वाला कोई मिल जाए, उस पार्टी वाला मिल जाए। अभी जो है उनका जो स्थान है वो शुरुआती है, तो इसलिए बहुत ऐसा विषय नहीं है कि मैं उसको पूछाऊं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर के एक दिन में कार्रवाई कर दी जाए। हरियाणा में हर रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। हरियाणा में जितने अधिकारी या जो विषय जितनी तेजी के साथ में है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई राज्य कर पा रहा हो। और उस पार्टी के तो बयान तो ऐसे हैं कि 10 दिन में खत्म कर दिया, 20 दिन में ये हो गया, 20 दिन में ये हो गया। यूट्यूबर पार्टी है, बयान कर सकती है। तो ओपी धनखड़ को आपने सुना। बीजेपी की हमने बात की, अब बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर से शिखर पर नजर आ रही है। दरअसल किरण चौधरी ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट था एक पलटवार के तौर पर। किरण चौधरी ने दीपेंद्र हुड्डा की सोशल मीडिया की पोस्ट पर सवाल उठाए थे। तो एक पोस्टर दरअसल पोस्ट किया गया दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की फोटो रही, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, और साथ ही उनकी भी तस्वीर थी। इसके अलावा पार्टी हाईकमान की भी तस्वीर रही। कार्यकारी अध्यक्ष गायब रहे। चारों कार्यकारी अध्यक्षों में से किसी की भी तस्वीर नहीं लगाई गई, वो भी तब कमल जबकि विवेक बंसल की ओर से कहा गया कि जो भी आधिकारिक पोस्टर होंगे, बैनर होंगे या पोस्ट होगी, उसमें सभी की तस्वीर लगेगी। बाकायदा नाम दिए गए थे। बिल्कुल, कांग्रेस प्रभारी ने एक पोस्टर भी जारी किया था, एक पत्र जारी किया था और फोटो लगाना अनिवार्य किया गया था। अगर पोस्टर पर आप फोटो नहीं लगाते हैं तो ये निर्देश जारी किए गए थे कि आगे से कोई भी पोस्टर तो उसमें हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के भी फोटो जरूर हों। लेकिन जो पोस्टर था दीपेंद्र हुड्डा का, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया है विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से पहले, जिसकी रविवार की हम बात कर रहे थे, उसी पर किरण चौधरी ने सवाल पूछा दीपेंद्र हुड्डा का नाम टैग कर। बिल्कुल, और ये पत्र है जो कि जारी किया गया था विवेक बंसल की ओर से। एक तरफ बीजेपी जहां चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस खुद में उलझी है। कांग्रेस की गुटबाजी बार बार सामने आती है और इस बार ट्वीट वॉर भी शुरू हो गया है। इस बार पलटवार
सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गया है। तो अब ये पलटवार जो किया गया है उसके बाद आगे क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पहले आप देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने जो पोस्ट किया है वो आप तस्वीर देख रहे हैं, और उसके बाद किरण चौधरी ने जो सवाल पूछा है वो भी आप तस्वीर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और जाहिर तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस के विरोधियों को एक मौका तो जरूर मिलेगा। जो बिल्कुल कमल, ये मौका जरूर मिलेगा कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष आपने बना लिए हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ, और अब भी गुटबाजी संभलने में नहीं आ रही, नहीं संभाल पा रही है। बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी बार बार देखी जाती है। हिमाचल में भी किया गया, पंजाब में भी किया गया, और हरियाणा में भी ये फॉर्मूला अपनाया गया, लेकिन उसके बाद भी मतभेद खत्म होने का नाम कम से कम नहीं ले रही। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किरण चौधरी जब बयान देती हैं इस पर क्या कहती हैं, और दीपेंद्र हुड्डा खासकर क्या कहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इसके अलावा अभय चौटाला की आय से अधिक संपत्ति का मामले में अदालत में सुनवाई हुई। इनकम टैक्स से जुड़े एक अधिकारी की भी गवाही हुई, क्योंकि गवाही आज होनी थी। हमने पहले ही आपको बताया था। अभय चौटाला के वकील ने भी आपत्ति इस गवाही पर जताई है। वकील ने वैल्यूएशन रिपोर्ट को मनगढ़ंत बताया कि 8 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। कमल, कल ही ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज उनके बेटे और इलाहाबाद विधायक अभय चौटाला की भी पेशी हुई, सुनवाई हुई। इसलिए भी ये मामला काफी सुर्खियों में सुनवाई का, क्योंकि ओपी चौटाला को सजा 4 साल की मिली है। अब अजय चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सुनवाई होने जो थी। बिल्कुल, तो सीबीआई पूरे ही परिवार के खिलाफ उनके मामले में जांच कर रही थी। ओम प्रकाश चौटाला के अलावा उनके दोनों बेटों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और जांच जारी थी। ओम प्रकाश चौटाला दोषी पाए गए, सजा हो चुकी है। आज अभय चौटाला की सुनवाई हुई। अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। आय से अधिक संपत्ति का मामला, अभय चौटाला की भी कहीं न कहीं मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। और जबकि एक चुनौती उनके सामने ये भी है कि ओपी चौटाला की जमानत को लेकर भी उन्होंने जद्दोजहद कानूनी तौर पर करनी है। उन्होंने खुद कहा था कल भी कि सोमवार या मंगलवार को वो हाईकोर्ट भी जाएंगे। सजा के खिलाफ जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने, सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई थी ओपी चौटाला को, और अब इनका खुद का भी मामला है। जो बिल्कुल, आय से अधिक संपत्ति मामले में आज अभय सिंह चौटाला को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीबीआई के वकील अजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की सुनवाई सर आज कोर्ट में रही? आज मुकदमे के अंदर वैल्यूएशन रिपोर्ट को प्रूव करने के लिए हमारी तरफ से गवाह पेश हुआ, उस गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। आगे की डेट डिफेंस की रिक्वेस्ट के ऊपर दी गई है। और सर, किस तरीके की सुनवाई रही? जो गवाह हैं, कितने गवाहों को पेश किया गया और अगली डेट है वो कब है? 250 से ऊपर के गवाह हैं, और अभी जो गवाह चल रहा है, गवाह नंबर 189 चल रहा है। और सर, जो अगली तारीख जो दी गई है कौन सी है? 8 जून की है अगली तारीख। जो जानकारी है सर, असली जो डिटेल है वो मंगवाई गई है तमाम? जो असली डिटेल नहीं है, एक रफ बनाई जाती है रिपोर्ट, उसके बाद एक फेयर करके बनाई जाती है, जो टाइप करके जाती है। उन्होंने रफ रिपोर्ट मंगाई है कि ये रफ रिपोर्ट हम देखना चाहेंगे। और सर, क्या देखते हैं कि जो ये सुनवाई हो रही है, जो ये केस है, जो ओम प्रकाश चौटाला जिस तरीके से जिनको जेल हुई है, ये तीनों जो एक ही सुनवाई हो रही है या फिर अलग अलग प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत? तीनों की अलग अलग सुनवाई है, अलग अलग प्रॉपर्टी से। मुकदमा एक रजिस्टर्ड हुआ था ओम प्रकाश चौटाला और उनकी फैमिली के खिलाफ। फैमिली के अंदर जो उनके 2 बेटे हैं, उनकी दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को सेग्रेट कर करके दोनों की अलग अलग चार्जशीट फाइल करी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अजय गुप्ता, सीबीआई के वकील, जिन्होंने बताया कि जो अगली सुनवाई है वो 8 जून को निर्धारित की गई है, पर जिस तरीके से जो सुनवाई हो रही है वो अलग अलग आय से संपत्ति मामले में हो रही है, यानी कि अभय सिंह चौटाला पे अलग से एफआईआर दर्ज की गई है। उसको लेकर आज पूरी सुनवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। एक बार फिर से राजनीति की बात कर लेते हैं। हमने पहले ही कहा था आपको कि रविवार का दिन राजनीति का दिन है। 29 मई का दिन हरियाणा में रैलियों का दिन भी माना जा सकता है। बिल्कुल, कल रैलियों का रविवार रहेगा। बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं अलग अलग दलों के। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। सिरसा में बीजेपी की प्रगति रैली होगी, तैयारियां जोरों पर हैं, और कांग्रेस की ओर से फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा, जो कि 6ठा संस्करण होगा इस कार्यक्रम का। कुरुक्षेत्र की बात करें, अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, जिसको लेकर सुशील गुप्ता निरंतर तैयारियों में जुटे हैं। बिल्कुल, पहले सिरसा की बात करें तो ओड़ा गांव है, जहां पर बीजेपी की प्रगति रैली होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी रहा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और ये
रैलियां इसलिए भी ज्यादा इन दिनों हो रही हैं क्योंकि आप जानते हैं निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने सिरसा में जहां पर ये रैली होनी है वहां का जायजा भी लिया है और बीजेपी के नेताओं से बातचीत भी की है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह से भी बातचीत की है। आइए उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी जिला स्तरीय रैली कर रही है और इसको लेकर भाजपा के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। सिरसा के गांव ओडा में रैली होनी है और कल ये रैली होने और उससे पहले रैली स्थल का जायजा लेने के लिए तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं मंच की। यहां पर तमाम तैयारियां चल रही हैं। कल जो है वो रैली होनी है और उससे पहले तमाम जो नेता हैं वो जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि इस रैली के माध्यम से निकाय चुनाव का शंखनाद हो। साथ ही साथ जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी रैली कर रही है उसके जवाब में भी बीजेपी इस रैली का जवाब देने के लिए एक बड़ी रैली कर रही है। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला वो खुद इस रैली में जो है जमकर पसीना बहा रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप है वो भी रैली को कामयाब करने में जुटी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला साहब हैं। सर, रविवार का दिन हरियाणा में रैली के नाम क्या कहेंगे? बीजेपी टक्कर देगी सर? आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रदेश स्तर रैली होगी और बहुत बड़ी रैली होगी। देखिए, हम किसी की लाइन छोटी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइन बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें जहाँ हम खड़े हैं ना, आपको पूरा एरिया कवर्ड होगा। हमने यहाँ से भी पूछा, टेंट वाले से भी पूछा लोगों को, हम भी रोज़ रैली करते हैं, हमें पता है। इस रैली में अगर पूरा भर जाता है तो 60,000 आदमी आता है और इसमें कहीं आपको जगह नहीं खाली मिलेगी। लोग सड़कों पे खड़े रहेंगे, बाहर जो रहेंगे लोग, रास्ते में जब जाम लग जाता है वो अलग हो गया। 60,000 से ऊपर क्रॉस करेगी। वो क्या करेंगे ये उनका सब्जेक्ट, हम कोई किसी से मुकाबला नहीं कर रहे। हम तो अपने लोगों में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की पॉपुलरिटी है उसको करें। उन्होंने हमें 368 करोड़ रुपया अभी एक हफ्ता पहले दिया। लोग राजी हैं, लोग उन्हें सुनना चाह रहे हैं, लोग उन्हें बधाई देना चाह रहे हैं, उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल तमाम नेता हैं, गोविंद कांडा भी हैं, मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं उनको रैली का प्रभारी बनाया है। मनीष जी, सीएम साहब के अलावा और कौन से ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर आएंगे और क्या मान के चलें कि सिरसा को सौगात मिलेगी इस रैली? मैंने कहा 2 साल से कोविड की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के दौरे नहीं लग रहे थे। अब जैसे ही कोविड परमात्मा ने पूरे देश में बिल्कुल जीरो पे ला दिया है, उसी बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जैसे 2014 से लेकर 2019 तक सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी एक पर एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में यही काम कर रहे हैं। इसलिए 2 साल बाद आज हरियाणा प्रगति रैली आज ओडा में, सरसा में होने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी सरसा जिला की जनता को सौगात देकर जाएंगे और सरसा जिला की जनता से आशीर्वाद लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल तमाम नेता हैं, आप देखेंगे मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार हैं चोपड़ा जी, क्या कहें रैली के क्या मायने निकाले जाएंगे? टक्कर देगी आम आदमी पार्टी को? आपको क्या लगता है? यह भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा है। सिरसा में हमारा एक भी विधायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रस्तावित रैली है वो अपने आप में अभूतपूर्व होगी, अपूर्व होगी, ऐतिहासिक होगी, विशालतम होगी। गोविंद जी से बात करेंगे। गोविंद जी, क्या कहेंगे कि आप कई दिनों से आप ग्राउंड में हैं, क्या कहें किस तरह की रैली रहेगी? आम आदमी पार्टी कहती है कि जो हरियाणा में जो कल रैली हो रही है वो ऐतिहासिक होगी, आपका क्या दावा? देखिए नकुल जी, मैं ये तो नहीं कहता भी आम पार्टी क्या कहती है, लेकिन आप भी, क्योंकि मीडिया से बड़ा तो कोई नहीं है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। मीडिया देखेगी कि आम पार्टी की क्या रैली है और यहाँ एक वो प्रदेश की रैली है, ये जिला की रैली है। लेकिन मैं आपको ये देख लेना कि उनसे देखो, अगर वो पंजाब की जनता लेके भी आएंगे, कितनी भी ले आएंगे, तो भी उनसे 4 गुना ज़्यादा जनता यहाँ होगी। सिरसा के गांव ओडा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। तो सिरसा में सीएम की रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे थे। अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने सांसद अरविंद शर्मा को लेकर बयान दे ही दिया।
उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा को कुछ न कुछ ठेस जरूर पहुंची है, नहीं तो वो इस तरह की बात नहीं करते। कहीं ना कहीं ज्योति ऐसा लगता है कि उनके समर्थन में ये बयान दिया गया है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी कहा गया कि पार्टी में उनकी बात को सुनना पड़ेगा और उनके गुस्से को शांत करवाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात तो देखिए, कई बार राव इंद्रजीत सिंह भी पार्टी लाइन से थोड़े अलग नजर आते हैं। अब कोई पार्टी लाइन से अलग गया है, उसके साथ भी खड़े हैं राव इंद्रजीत सिंह। इस बयान से उन्होंने साफ कर दिया है। आइए सुनवाते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा था, उसका जिक्र हमने जरूर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात एक और खबर की करेंगे। हरियाणा में लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों के विरोध में पलवल में युवाओं ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी इस दौरान की गई है। युवा बस अड्डे, चौराहों पर इकट्ठा हुए, शहर में जुलूस निकाला गया, लघु सचिवालय पहुंचे, मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम तहसीलदार संजीव नागर को ज्ञापन दिया गया। लेकिन जो गुस्सा है वो लगातार फूट पड़ा था। इस दौरान जब तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं किस तरह युवा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए, और ये पहले भी देखा जा चुका है ज्योति। कई जगह हरियाणा में इस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे हैं। बिल्कुल, कई बार इस तरह की, और खास तौर पर भिवानी के युवक की खुदकुशी के बाद ये मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़े शिक्षा और रोजगार को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। खास तौर पर आर्मी की भर्तियों को लेकर इन दिनों युवा लामबंद हो गए हैं। अब एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया, सीएम के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। बिल्कुल, 27 मई की बात है, अंबाला में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हमने देखा था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो भर्तियों को लेकर गुस्सा उफान पर है युवाओं का, उसको शांत सरकार कैसे करवाएगी। आगे बढ़ते हैं। सिरसा में क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। बिल्कुल, एक शख्स ने चारे में विस्फोटक रखा और उसको खाने से गाय की जान चली गई। बिल्कुल, विस्फोटक एक पदार्थ था और ये विस्फोटक पदार्थ खाने के बाद गाय बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। तो गाय का उपचार भी करवाया गया, लेकिन इस दौरान गाय की जान चली गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ है ये मामला, और वहीं पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी भी दी है। क्या कुछ कहना था पुलिस अधिकारी का, वो भी आप जान लीजिए। ये जो लखवाड़ा के पास जो काड़ा तितर राजकनाड़ के नीचे से जो नहर जाती है, बाखड़ा नहर, वहाँ जो है ना उसके आसपास काफ़ी दोनों साइड में जंगलात है नहर की, और उसके अंदर पटड़ी के ऊपर किसी गाय के मुंह में, जो उन्होंने बताया कि गाय के मुंह में विस्फोट हुआ है। तो वहाँ मौके पर पहुँचे थे, मौके के हालात देखे, आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो पूछताछ से पता लगा कि यहाँ कुछ शिकारी वगैरह आते हैं, तो वो कोई आटे में या गुड़ के अंदर कोई सुअर वगैरह का शिकार करने के लिए जो बारूद होता है उसको रख देते हैं। तो प्रथम दृष्टि तो जो जिस तरह की बात आई, ये आसपास के खेत पड़ोसियों से आई है। बाकी गाय का उसी टाइम अभियोजन कर दिया गया था। कल अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां सीएससी सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल फर्जी मोहर का उपयोग करके तैयार ये करवाता था फर्जी दस्तावेज के आरोप है। तो सीएम फ्लाइंग की ओर से दबिश दी गई, छापा मारा गया, मौके पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला सामान भी बरामद किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसने कौन कौन सी फर्जी मोहर बनाई थी और उससे क्या फायदा उठाया। तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब सीएम फ्लाइंग की टीम को भी तलाशने हैं, पुलिस भी तलाश रही है। बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएससी सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी मोहर के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे, जिस बात की पुष्टि उस वक्त हुई जब सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंचे। और ये भी आपको जानकारी हमने दी कि सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है। सीएम फ्लाइंग की टीम को अक्सर ऐसे सूचना मिलती है और पिछले कुछ समय से सीएम फ्लाइंग की टीम जो थी बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, अलग अलग मामलों में लगातार छापेमारी और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब अनिल राठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अनिल, किस तरह से फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे और अब तक क्या कुछ मामला सामने आया कि किस तरह के मामले और किस तरह का फायदा उठाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि समीप पड़ता है प्रख्या विधानसभा से भसोला गांव है। भसोला के अंदर ये गौरव धंधा चल रहा था, जो कि पिछले काफी टाइम से जो है वो इसी तरीके से फल फूल रहा था, और इसी की सूचना जो है वो सीएम को लगी थी, जहाँ पे सीएम फ्लाइंग के मौके पर जब जाकर देखा गया तो वहाँ पे कई ऐसे फर्जी दस्तावेज किए गए, कई ऐसे फर्जी जो है वो स्टैंपें बरामद करी, जिसमें कि कई कांग्रेसी नेताओं की, कई विधायकों की स्टैंप है। इसमें तमाम तरह की जो स्टैंपें होती हैं जो कि सर्टिफाइड करने के लिए डॉक्यूमेंट्सों पर और लेटर हेडों पर जो है वो लगते थे, वो तमाम स्टैंपें जो है वो वहाँ से बरामद की गई। और उसके बावजूद सीएम फ्लाइंग ने जो है वो गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरा कार्य करा। उसके बाद मौके से जो है वो इस तमाम चीजों को बरामद। अनिल, कब से ये सिलसिला जारी था और सीएम फ्लाइंग की टीम के पहुंचने से पहले क्या कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये एक CSC सेंटर था जो कि ऑथराइज सेंटर होता है, और उस सेंटर के ऊपर जो है वो इस तरीके से इसी तरीके के दस्तावेज जो है वो तैयार किए जाते थे। तो लेकिन इसके बावजूद जो है वो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि गुप्त सूचना पर जो है वो कार्रवाई की गई है, क्योंकि जब ये पता लगा कि ये आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने के साथ साथ जो है वो तमाम और चीजें भी जो है वो यहाँ से हो जाती हैं कि एमएलए की स्टैंप भी लग जाती है। तो कई दस्तावेज जब जिस तरीके से लगातार कोई पिछले समय से करता आ रहा हो तो उसके बावजूद उसका जो प्रचार है वो पूरे इलाके में शुरू हो जाता है, और उसी के ऊपर जो है वो इसी मामले को लेकर अनिल प्रतिक्रिया सामने आई है, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ जानकारी दी गई इस पूरे मामले को लेकर। आज सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली थी कि बतौला गांव है डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, वहां पे एक ये आधार कार्ड का एक सेंटर खोला हुआ है। वो श्रीमान जी क्या करते हैं कि फर्जी बहुत सारे ऑफिसर्स की, कुछ एमएलएज की उसने वो रखी हुई है स्टैंप्स, और उनको मार के अटेस्ट करके और खुद ही किसी का भी आधार कार्ड में कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग करवानी हो, कोई नया बनवाना हो, वो फेक बना देता है। तो उसमें रेड की गई, उसमें बहुत सारी स्टैंप्स वहाँ बरामद हुई हैं, और अभी एक बंदा भी वहाँ पे राउंड अप हुआ है। तो लोकल पुलिस को बुला के वो लीगल एक्शन जो भी है वो करवाया जा रहा है, और बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ये मोहर जो स्टैंप्स हैं कहाँ से ये प्रोक्योर करता था, कहाँ से लेके आता था या कहाँ बनवाता था, और आगे किस किस लोगों के आगे इसने इस तरह के आधार फर्जी बनाए हैं। और वहीं बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के क्या कारण रहे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में इन दिनों आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बहादुरगढ़ में एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में लाखों रुपयों का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन आग लगने के असली कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 में गत्ता फैक्ट्री है। HR पैकेजिंग नाम से इस फैक्ट्री का काम चल रहा था, उसी समय अचानक आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। झज्जर, बहादुरगढ़ और सांपला से फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हमें सूचना मिली थी वही रेड क्रॉस रोड के ऊपर सबसे लास्ट में दत्ते कंपनी में आग लगी है। हमने एक साथ 3 गाड़ियाँ निकाल दी और यहाँ आके देखा तो काफ़ी आग लगी हुई थी पहले से ही। तो उसके बाद हमने एक सांपला से मंगवा ली 4 गाड़ी, हमारे टोटल 8 गाड़ियों ने यहाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट में एडकोट में नवनिर्मित मातुश्री KDP मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। तो 8 साल हमने विकास कार्य किए हैं और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिससे आपका सिर झुक जाए। इन सालों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो अपने होम स्टेट के दौरे पर हैं पीएम, और चूंकि गुजरात में चुनाव भी होने हैं, उससे पहले चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है कि चूंकि बीजेपी काफी एक्टिव हो गई है इन दिनों गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है। बिल्कुल 15 राज्यों की 57 सीट पर चुनाव होने वाले हैं। 15 राज्यों की 57 सीट पर 10 जून को वोटिंग होगी। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां भी राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए रणनीति बना रही है। तो 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। राज्यसभा चुनाव 2022 को लेकर 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे शुरू किया जाएगा और 24 मई को इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। ये भी जानकारी आपको देना जरूरी है कि राज्यसभा की 245 सीटों में से इस साल 21 जून से 1 अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बिल्कुल समाप्त हो रहा है। और इसको लेकर 24 मई को अधिसूचना जारी की गई थी। अब इसे लेकर तमाम दल तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा की बात करें, 2 सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है। तो हरियाणा की हमने बात की। हरियाणा के साथ साथ किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं।
ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा की जहां पर चुनाव होना है। 11 सदस्य चुनकर राज्यसभा जाएंगे। महाराष्ट्र में 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु में 6 सीट खाली हुई हैं जिन पर वोटिंग होगी और तमाम दल तैयारी में हैं अपने अपने उम्मीदवारों को भेजने के लिए। तमिलनाडु के साथ साथ बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। और वहीं अगले राज्य की बात करें तो वो राज्य आपके सामने है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, जहां पर 4-4 सीटों पर चुनाव है राज्यसभा का। तो तमाम राज्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां चुनाव होना है। ओडिशा और मध्य प्रदेश की 3-3 सीट पर चुनाव होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिलचस्पी काफी बढ़ भी चुकी है। हरियाणा में भी राज्यसभा के चुनाव है, इसको लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि जहां बीजेपी अपनी ओर से मंत्रणा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधायकों की बैठक भी बुलाई, उस पर भी हमारी निगाह टिकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार वीआईपी कल्चर को खत्म करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, फिर से आप सरकार ने नेताओं को मिली सुरक्षा में कटौती कर दी। इससे पहले भी फैसला लिया गया था, दूसरा ही मौका है जब वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है मान सरकार की ओर से। बिल्कुल, पंजाब की मान सरकार ने फिर से वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। जिन 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है उनमें कई रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। तो कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है। पंजाब सरकार ने जिन पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा से हटाया उन्हें आज ही अपनी बटालियन में जाकर रिपोर्ट करना है। पंजाब की मान सरकार ने ये भी अपने उस निर्देश जारी किए हैं कि इससे पहले अप्रैल में भी पंजाब के पूर्व मंत्री और नेताओं सहित 184 लोगों की सुरक्षा वापस हम लेते हैं। ये बात दोहराई गई है। ये आदेश पहले दिया गया था लेकिन एक बार फिर से ये बात सामने आ चुकी है कि कई और लोगों की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। चलिए, बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें। अभी तक खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।